नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों आज आप लोगों का सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 है और जो सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 है ये पॉलिटी से डील करता है। देखो, इट इज़ नेवर अबाउट कि आप कौन सा टेस्ट पेपर लगा रहे हो। दो चीज़ टेस्ट पेपर लगाने में हमेशा याद रखना। एक जनरल परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि 10,000 जो सवाल बनाएगा उसी का होगा। हम आपको बता रहे हैं कि 20-20 हज़ार सवाल बनाने वाले का पीटी नहीं हो रहा है। ये रेलवे का एग्जाम तो है नहीं कि 10,000 सवाल लगा दिए उसी में से टकरा जाएगा। यहाँ पे अगर आप 68 बीपीएससी का, if you'll see the question, it is more having a conceptual, it tests more about the conceptual understanding of the candidate. तो अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मिस कर जाएंगे। टेस्ट को यूज कैसे करना है? टेस्ट को यूज ऐसे करना है कि अगर आप पॉलिटी में देखोगे तो हम लोग टोटल 50 टॉपिक को कवर किए हैं 50 क्वेश्चंस के थ्रू। इस 50 टॉपिक का अगर आप देखोगे तो पिछली बार का पीडीएफ और इस बार के पीडीएफ में आसमान जमीन का अंतर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जो पीडीएफ है, पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पीडीएफ के थ्रू हम लोग 150 टॉपिक को कवर कर लेंगे। देखो, पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए। इस एग्जाम में आपको एम लक्ष्मीकांत तो बनना नहीं है, आपको बस इतना जानकारी होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो हम लोगों ने क्या किया है कि बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट किया है, मानते हैं कि बीपीएससी ने 4 ऑप्शन रखा डिफरेंट एग्जाम्स में, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर ए है, पर बीपीएससी ने बी और सी टॉपिक जो ऑप्शंस में है जो इनकरेक्ट है, हमने उन टॉपिक को जॉट डाउन किया, एक्सेल शीट में हम लोगों ने क्रिएट किया और वहां से हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। तो आपका काम क्या है? आप इस पीडीएफ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको देखेंगे, और आपका सिलेबस पॉलिटी का भले ही 10% कंप्लीट है, पर आपका काम यह है कि जो जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है आप अपने नोट्स को रिविजिट करेंगे, आप लक्ष्मीकांत को रिविजिट करेंगे, और यकीन मानो कि इससे बेस्ट टेक्निक ऑफ रिवीजन धरती पर नहीं है। बाकी कुछ लोगों का क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब टेस्ट लगाएंगे। जीवन में तुम कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, कभी टेस्ट नहीं लगा पाओगे, और फिर ये जो साइकिल है इसमें फंसे रहोगे। एक भाई के रूप में आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको 199 रुपया है, नए स्टूडेंट के लिए 299 रुपया है। जो वीडियो डिस्कशन है हम लोग ले ही रहे हैं क्योंकि वीडियो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब हम 50 क्वेश्चन का वीडियो डिस्कशन नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते कि हम वही क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं जो लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सके। बाकी हम लोगों ने इस तरह से इस बार पीडीएफ डिजाइन किया है, जैसे आज 25 क्वेश्चन लेंगे आपको रिवीजन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से आपको पीडीएफ दिया है कि इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे कि आप भी कुछ मेहनत करें और वीडियो लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज करें। अगर 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे तो 3-3 घंटा का हो जाएगा, फिर ना आप देखेंगे ना पर्पस सर्व होगा। बाकी आपकी मर्जी है। और अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हम लोग को करना है। पहला क्वेश्चन तुम देखो, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, विच डीपीएसपी से क्वेश्चन है। तो आपका काम क्या है? डीपीएसपी आप लक्ष्मीकांत में खोलेंगे या अपने नोट्स को खोलेंगे, और यहां से जो नया इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन को आप वहां पे प्लग कर देंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को लिख देंगे। अगर बुक से पढ़ रहे हो तो उसको हाईलाइट कर लेना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। जो हिंदी मीडियम के हैं घबराना मत, आपके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए हिंदी में इसका मॉडल उत्तर जो एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में डाला हुआ है। अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है तो आपके पोर्टल में सॉल्यूशन भी हिंदी में डाला हुआ है और क्वेश्चन भी हिंदी में डाला हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। विच डीपीएसपी वॉज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है उसके थ्रू कौन सा एक्ट को ऐड किया गया है। मेरे बंधु, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर सी है। देखो, अब डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तुम बात करोगे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन लेकर आता है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जनता पार्टी की सरकार आती है, वो लेकर आती है। कब आती है जनता पार्टी की सरकार लेकर आती है? 1978 में लेकर आती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मुख्य मकसद क्या है कि आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करती हैं तो 42वां संविधान संशोधन से कानून के जो मूल ढांचा है, जो कानून का इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसको वो चेंज कर देती हैं
इसीलिए जो 42वां संविधान संशोधन है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया उसको चेंज कर करके। जो तानाशाही रवैया था इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी सरकार लूज करती हैं, 1976 में ये लेकर आती हैं, इंदिरा गांधी अपना गवर्नमेंट लूज करती हैं, जनता पार्टी की सरकार आती है, और जो जो प्रोविजंस 42वां संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ध्यान रखना कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत हमने क्या किया कि इनइक्वालिटी को सरकार कम करने की कोशिश करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इनइक्वालिटी कितना है, हाउ मच इज द इनइक्वालिटी, सरकार को कैसे पता चलेगा? सरकार इसके लिए एक कोफिशिएंट बनाई है, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसको तुम कहते हो गिन्नी कोफिशिएंट। गिन्नी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? समाज में कितनी इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको गिन्नी कोफिशिएंट मेजर करता है। इससे ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है, बाकी इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में हम लोग इसको कवर करेंगे, गिन्नी कोफिशिएंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की तुम बात करते हो, पहला बताओ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, यह संविधान के किस पार्ट में है? इट इज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 से रिलेटेड है। अब देखो, कुछ लोग कंफ्यूज करता है कि पार्ट क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत करो, इससे कंफ्यूज नहीं करो कि मानते हैं ये तुम्हारी किताब है, तो इस किताब में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो ऐसी पढ़ने बैठ जाते हैं। भाई, इस किताब में क्या हुआ होगा? इस किताब को हमने 2 भाग में तोड़ा है, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में हमने किताब तोड़ा है। इस पार्ट ए में 10 चैप्टर हैं, इस पार्ट बी में 5 चैप्टर हैं। इस 10 चैप्टर में 2 मुख्य या 3 इसको हमने 4 पैराग्राफ में तोड़ दिया है। उसी तरह संविधान में क्या होता है, संविधान अपना बहुत ही बल्कि संविधान है, तो संविधान निर्माताओं ने इस किताब को पार्ट में तोड़ा है, फिर पढ़ने के लिए शेड्यूल में तोड़ा है, फिर तोड़ने के लिए आर्टिकल के रूप में तोड़ा है। तो आप भी इसी तरह से ध्यान रखेंगे। इट इज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 36 से 51 उससे डील करता है। एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का जो हमने किस देश के संविधान से इसको लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर सरकार इनइक्वालिटी को कम करने में असफल होती है, कैन यू टेक द सरकार टू द कोर्ट? नो। सॉरी, अभी दिल्ली में थोड़ी बारिश हुई है तो सबका तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है। अगर तुम देखोगे तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने डीपीएसपी को लिया है। डीपीएसपी क्या होता है कि नॉन जस्टिफिएबल इन द नेचर है। अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो कैन यू टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट? यस, यू कैन टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट। पर अगर सरकार डीपीएसपी को पूरा नहीं कर पाती है तो सरकार को आप कोर्ट में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। नॉन जस्टिफिएबल इन द नेचर है। क्यों नॉन जस्टिफिएबल इन द नेचर है? क्योंकि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने कहा कि सरकार को इन चीजों को, इनइक्वालिटी को पूरा करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर की पैसे की जरूरत पड़ेगी, संसाधन की जरूरत पड़ेगी। अभी सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है। जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन होते चले जाएंगे, सरकार उन टॉपिक्स को पूरा करना स्टार्ट करेगी। अगर सरकार उसको जस्टिसिएबल कर दे, अगर संविधान इसको जस्टिसिएबल कर देता, तुम बोलते कि भाई समाज में इनइक्वालिटी है, सबको बराबर पैसा दे दो, तो सरकार चल कैसे पाएगी? तो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर। माय डियर फ्रेंड्स, द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड कि क्या डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है या नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है? इट इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। सॉरी, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि नेगेटिव ऑब्लिगेशन है? देखो, नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट को देखोगे तो फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शैल नॉट डू दिस। अगर आप उसका टोन देखोगे, सरकार शैल नॉट गिव द टाइटल, सरकार आपको यह काम करने से नहीं रोक सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से नहीं रोक सकती है, लिखने से नहीं रोक सकती है। तो अगर आप उसका लैंग्वेज का टोन देखोगे तो वह सरकार के खिलाफ है फंडामेंटल राइट का। द टोन एंड टेनर ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नेगेटिव, मतलब सरकार को क्या नहीं करना चाहिए वह मेंशन्ड है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट का मतलब होता है सरकार को क्या करना चाहिए। द गवर्नमेंट शैल स्ट्राइव, सॉरी यार, बियर करो, government shall strive to end inequality, government shall strive to send the children to the school। तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है। अब यहां से मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है, 2 मिनट रुक जाओ, पानी पी लेना।
पार्डन मी। हाँ, अब देखो, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने डीपीएसपी को लिया है। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी पे को लिया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक और चीज हमने लिया है, उसका नाम है 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल को कैसे ऐड किया गया? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके किया गया। जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 9th शेड्यूल में होता क्या है कि अगर हमने किसी भी चीज को 9th शेड्यूल में डाल दिया, अगर वो चीज फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, यू कैन नॉट टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट। सरकार को तुम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। यू कैन नॉट टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट लॉ दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। आप कोर्ट में उसको नहीं ले जा सकते हो। जब आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, तो अगर हमने फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर दिया और आप सरकार को कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसका नाम है आईआर कोहिलियो केस। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आईआर कोहिलियो केस वर्सेज स्टेट ऑफ द तमिलनाडु जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 9th शेड्यूल में कोई तुम कानून डालते हो, मानते हैं कि वी कैन नॉट टच दैट, वी कैन नॉट टेस्ट दैट, बट दैट शॉल नॉट बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है वह बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लेकर आता है। कब लेकर आता है? केशवानंद भारती केस में लेकर आता है। क्या कहता है कि संविधान की कुछ मूल भावनाएं हैं जिसको आप टच नहीं संविधान की कुछ मूल भावनाएं हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जुडिशियरी का अलग होना, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, इन सब चीजों को आप टच नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है संविधान में कहीं मेंशन्ड है क्या? कहीं नहीं मेंशन्ड है। कहां पर आता है? केशवानंद भारती केस में आता है। और आईआर कोहिलियो केस में कहा कि ठीक है तुम 9th शेड्यूल में डाल सकते हो, पर आप ऐसा चीज नहीं डालोगे जिससे कि इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आईआर कोहिलियो केस अगर तुमसे पूछता है तो ध्यान रखना। 9th शेड्यूल में आखिर में 9th शेड्यूल लाया क्यों गया था? देखो हुआ क्या ना कि बेसिकली बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। जैसे कि आपको अगर पता है कि 9th शेड्यूल का लाने के पीछे जो अगर प्रेरणा स्रोत कोई रहा है तो बिहार की मिट्टी रही है। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए पंडित नेहरू, तो प्राइम मिनिस्टर बन के गाड़ी में अपने एम्बेसडर से एक तरफ श्री कृष्ण सिंह बैठे हुए थे, श्री कृष्ण बाबू, और दूसरी तरफ बिहार विभूति जो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं अनुग्रह बाबू बैठे हुए थे। तो आप हमसे पूछेंगे कि आप जो सोर्स है आपका रेफरेंस क्या है? अनुग्रह बाबू का बेटा है, उनका नाम है छोटे साहब, जिसको आप सत्येंद्र नारायण सिंह बोलते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी एक किताब है मेरी यादें मेरी भूलें, वहां से हम आपको बता रहे हैं इंसिडेंट्स। मेरी यादें मेरी भूलें, अगर कोई वहां का होगा, सीतामढ़ी का होगा, तो आपको पता होगा कि सीतामढ़ी का जो कलेक्टरिएट है यही अनुग्रह बाबू के जमीन में ही कलेक्टरिएट बना हुआ है, वो दान में दे दिए हैं। अनुग्रह बाबू के ग्रैंडसन है निखिल कुमार, और निखिल कुमार की जो शादी हुई है वह श्यामा सिंह से हुई है। श्यामा सिंह क्या हैं? जो अभी प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, नंदकिशोर सिंह एनके सिंह, उनकी बहन है, और निखिल बाबू पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अगर आप सीतामढ़ी के हैं तो आपको पता होगा कि सीतामढ़ी में एक स्कूल है जिसका नाम है निखिल श्यामा डीएवी पब्लिक स्कूल, है ना, क्योंकि जो डीएवी पब्लिक स्कूल है इसको इन्हीं के ज़मीन में है। तो यहाँ पर 600 बीघा के आसपास इनका ज़मीन था, बहुत बड़े ज़मींदार थे औरंगाबाद के, पर इनकी शादी उधर हुई थी तो 600 बीघा ज़मीन मिला था। तो पंडित नेहरू को एक बार वॉशरूम जाना हुआ, तो अब रोड पर पंडित नेहरू उतरे, मेरी यादें मेरी भूलें के सामने लिखा हुआ है। उस समय तो टॉयलेट का सिस्टम नहीं था। पंडित नेहरू उतर के कम से कम 10 क्यारी बाद गए। 10 क्यारी समझते हो ना, मतलब गांव में अगर हो तो समझते होगे। तो वहां पर जाके पंडित नेहरू वॉशरूम हुए और उसके बाद बोले कि यार ये खेत बहुत अच्छा है और बहुत लहलहा रहा है, किसका खेत है? तो श्री बाबू बैठे हुए थे गाड़ी में, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। उन्होंने बोला कि सर ये अनुग्रह बाबू का जमीन है। फिर गाड़ी आधा घंटा ट्रेवल की, और आधा घंटा ट्रेवल करने के बाद कहीं चाय पीने के लिए इन लोग रुके लाइन वाइन होटल पे। तो बोले कि ये भी बड़ा फसल है। कौन? किसान का फसल है भाई, बहुत अच्छा है। तो बोले कि ये भी जमीन अनुग्रह बाबू का है। पंडित नेहरू माथा पकड़ लिए और बोले कि देखिए अनुग्रह बाबू, हम लोग को लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, आप गांधीयन आदमी हैं,
हम लोग को लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। और यहाँ से पहला लैंड रिफॉर्म पास किया गया है जिसका नाम है बिहार, अगर आपसे पूछ ले तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को पार किया गया, जिसका अनुमोदन किसने किया, जिसकी पैरवी किसने की, अनुग्रह बाबू ने की, और बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया। तो उस समय क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट को तुम ब्रीच नहीं कर सकते थे, तो इससे 9th शेड्यूल बनाया गया और इस 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। और 9th शेड्यूल के अंदर जो भी चीज चला गया ये काला खजाना है, आप उसको, अगर वो आपका फंडामेंटल राइट को भी ब्रीच कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। पर बाद में IR कोहलियो केस में ये कहा गया कि आप जब तक वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर के दायरे में, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो द कोर्ट कैन इंटरवीन इन दिस। ये उसका स्टोरी था, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, बहुत डिटेल हो गया। अब ये बताओ DPSP जो ये है किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 39 से रिलेटेड। थोड़ा धीरे बोलेंगे, मैनेज करो। आर्टिकल B किससे है, आर्टिकल 39A से रिलेटेड है। अब हमको 2-3 चीज तुम बताओ। बिहार में अगर गाय वगैरह जो होता है, क्या काऊ को आप काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते हैं। काफ को काट सकते हैं क्या, उसका स्लॉटरिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 48 है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। तो लेकिन बिहार सरकार इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक कानून का अमली जामा पहना देती है 1955 में और कहती है कि काऊ स्लॉटर बिहार में बैंड है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि काऊ स्लॉटर को कब बैन किया गया बिहार में, तो 1955 में कानून ला के बैन किया गया। जो बिहार में दारूबंदी है वह किस आर्टिकल से इंस्पायर्ड है, आर्टिकल नंबर 47 से इंस्पायर्ड है, लिकर बैन। और आर्टिकल नंबर 47 क्या है, आर्टिकल नंबर 47 इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको बिहार की सरकार ने कानून का रूप दे दिया। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अभी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आर्टिकल नंबर 44 है, जो कि नीति निदेशक तत्व के तहत आता है। मानते हैं कि सरकार जो है एक कानून लेकर आती है कि हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करेंगे, और कानून अगर आपसे पूछता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या वहां के जो लायंस वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार प्रयासरत है, एक कानून लेकर आती है, वह किस आर्टिकल से इंस्पायर्ड है, तब तुम फंस जाओगे, है ना। वो किस आर्टिकल से इंस्पायर्ड है, अगर आप इसका उत्तर दोगे तो आप क्या ही दोगे, हम ही बता देते हैं। आर्टिकल नंबर 48A से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है, DPSP है, कहता है कि टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना में तहलका मचा दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, टाइटल का एबोलिशंस इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। इजी क्वेश्चन ही होगा, उम्मीद आपको करते हैं कि आप लोग इसको कर लिए होंगे। राइट टू इक्वलिटी का है, आप किसी को टाइटल नहीं दे सकते हो। क्योंकि फंडामेंटल राइट का बात है, तो ये बताओ कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट इज इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने कितने आर्टिकल नंबर से कितने कितने आर्टिकल नंबर तक है, 12 से आर्टिकल नंबर 35 फंडामेंटल राइट से डील करता है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 क्या है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, समानता की अधिकार की बात करता है। तो जो राइट टू फ्रीडम है कहां से कहां लाई करता है, आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 20 जो है राइट टू फ्रीडम है। मेरे बंधु मेरी जान, इस चीज को ध्यान रखना। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बताओ कि कौन से राइट्स जो है फंडामेंटल राइट इज ओनली गिवन टू द सिटीजन, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 याद रखो। अभी चित्कार मार के बोलो, अगर गलत किए तो जबरदस्ती सल्फास देंगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन, केवल सिटीजन को है, दूसरे देश के नागरिक को नहीं वैलिड है, केवल भारतीय मूल के नागरिक को ही मिल सकता है। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन निकलता है कि टाइटल का तुम बात करते हो, तो मेरे जहन में कहता है कि सरकार किसी को टाइटल नहीं देगी, ठीक है। पहले क्या था कि राय बहादुर किसी को टाइटल अंग्रेज दे रहा है, अपना चमचई जो करता था राय बहादुर, खान बहादुर टाइटल दे रहा है। देश की सरकार किसी को टाइटल नहीं दे सकती है। तो मेरे जहन में क्वेश्चन आता है, तो फिर महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल कौन दे दिया भाई? राज्य ही तो दिया, स्टेट ही तो दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्टेट टाइटल नहीं दे सकता है, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि बापू को फादर ऑफ द नेशन का उपाधि मिला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? बापू को फादर ऑफ द नेशन का उपाधि
राज्य ने नहीं दिया है, समाज ने दिया है, सोसाइटी ने दिया है। तो कहने का मतलब है, देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ए स्टेट शैल नॉट गिव, राज्य नहीं दे सकता है, सरकार नहीं दे सकता है, समाज दे सकता है। सोसाइटी कैन गिव द टाइटल टू एनीवन। आर यू गेटिंग दिस? लेट्स हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। समाज दे सकता है, समाज को आप नहीं रोक सकते हो टाइटल देने से। और तो और अब जैसे मानते हैं कि हमको पीएचडी का उपाधि है, हमको पीएचडी का टाइटल है, चाहे मिलिट्री टाइटल्स मिलता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टाइटल्स देते हैं, क्या ये टाइटल नहीं है? आप तो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 18 कहता है, आर्टिकल एबोलिशन ऑफ द टाइटल कितना है? आर्टिकल नंबर 18 है। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? अनटचबिलिटी को खत्म करने की बात हो रही। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आप टाइटल नहीं दे सकते और एक तरफ पीएचडी दे रहे हो, मिलिट्री को आप टाइटल देते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेट मी टेल यू, ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि बिल्कुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइटल दे सकते हैं, पर ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। जैसे हमको पीएचडी की उपाधि दी गई, आई हैव बीन अवार्डेड विद द पीएचडी डिग्री, है ना? सो दैट इज नॉट अ टाइटल, दैट इज एन अवार्ड। राज्य नहीं दे सकता, समाज जरूर दे सकता है। द पीपल कैन गिव, समाज दे सकता है टाइटल, राज्य नहीं दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि आपको अवार्ड मिल सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, दैट इज अ सेल्फलेस सर्विस। जो भी लोग मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, ये सेल्फलेस सर्विस है। तो ऐसे लोग को उत्साहित करने के लिए अवार्ड देने का प्रावधान है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, टू इनकरेज द पीपल टू गिव द सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन, द गवर्नमेंट कैन गिव द अवार्ड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन गिव द अवार्ड, they cannot give a title. So let's have a very clear cut understanding that the education and military institutions are, they award you with some degree, they award you with some upadhi, but they are not the titles. State title नहीं दे सकता है, समाज टाइटल दे सकता है। इस चीज को ख्याल रखना। ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किए हैं? क्योंकि यहां पर तुम देखो, इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का मुख्य इन 1976 द जनता पार्टी सेट अप द सरदार। हम बस ये बताना चाहते थे कि 1976 में जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने किया था चेंज। दूसरा कि आपका काम होना चाहिए कि स्वर्ण सिंह कमेटी को आप पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में खूब पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी को अच्छे से तुम करना। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है फिर 4 कहाँ चला गया? अच्छा 3, 1 सेकंड हमको दे दो। ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है? हाँ ठीक। अब देखो, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है? बिल्कुल नहीं, अभी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, इसको डिस्कस करो। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैलकाटा इसका करेक्ट आंसर। देखो क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 11 हैं। किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? अब आप इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, किस आर्टिकल में है। 51A आर्टिकल है जिसमें 11 का 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटी इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी? 42वां संविधान संशोधन से ऐड किए गए हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पलटता है। 42वां को 44वां कर देगा, 44वां को 42वां कर देगा। देखो, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है। जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, यह 1976 में कांग्रेस की सरकार बनाती है। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहती है कि फंडामेंटल राइट का तो जिक्र होना चाहिए, पर हमारे नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटी भी निभाना चाहिए। इसके बाद एक और कमेटी बनती है और उस कमेटी का नाम है बर्मा कमेटी। बर्मा कमेटी कब बनती है? 1999 में बर्मा कमेटी बनती है। बर्मा कमेटी कहती है कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है, कोर्ट में तुम जा सकते हो। अगर नागरिक फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करेगा तो इट कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट। कहने का मतलब है कि उसको वो लीगल पावर देना चाहते थे, पर लीगल पावर नहीं दिया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटी, स्वर्ण सिंह कमेटी और वर्मा कमेटी भी रहेगा, तो ऑप्शन मोर देन 1 मारना, केवल स्वर्ण सिंह कमेटी मत हिट करके आना, गलती कर जाओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। हम जो क्वेश्चन एक बहुत अच्छा था यार, वो हम खोज रहे हैं, यही खोज रहे हैं। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे और इसको डील करेंगे। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। क्यों फंडामेंटल राइट था? अभी हम आपको ऊपर बताए हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, एक आदमी के पास 600 बीघा जमीन है,
सरकार अभी तुरंत आजाद हुई थी, सरकार गरीबों को देना चाहती थी, लैंड रिफॉर्म करना चाहती थी, जमींदारी को खत्म करना चाहती थी। अगर ये फंडामेंटल राइट है तो आप किसी के फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए सरकार क्या लेके आई? 9th शेड्यूल लेके आई। सरकार बोली कि अगर हमने 9th शेड्यूल में किसी चीज को डाल दिया, कोई भी फंडामेंटल राइट को इंक्रोच कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 9th शेड्यूल इसी से डील करता था। पहला संविधान संशोधन लाया गया, पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जो फंडामेंटल राइट है, हम कह रहे हैं कि पहले फंडामेंटल राइट था, तो किस आर्टिकल के तहत था? 19 क्लॉज 1 क्लॉज F के तहत एक फंडामेंटल राइट था। इसका मतलब कि आर्टिकल 16 वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर भाई ये फंडामेंटल राइट है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा था बड़ा बड़ा जमींदार, और कहता था कि मेरा फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट हो गया। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया। मेरे बंधु मेरी जान, हम हाथ पैर तुम्हारा सब जोड़ रहे हैं, इसको कहीं भी लिख के चिपका दो, एग्जाम में बहुत परेशान तुमको करता है। राइट टू प्रॉपर्टी में और कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। 44th संविधान संशोधन लाकर इसको क्या किया गया कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300 क्लॉज ए में डाल दिया गया। जब तक वो फंडामेंटल राइट है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द एपेक्स कोर्ट। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है उसको सुनने के लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब क्या होता है कि संविधान के किसी आर्टिकल में उसका मेंशन किया गया है। तो संविधान के 300 क्लॉज ए में मेंशन कर दिया गया है। फंडामेंटल राइट क्या है? आर्टिकल नंबर 12 से 35 है। जैसे मेरा अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, हम बिहार के हैं, 2 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि हम तुम्हारा केस नहीं सुनेंगे, एकदम त्वरित बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट माई फंडामेंटल राइट। द मोमेंट माई फंडामेंटल राइट्स आर इंक्रोच्ड अपॉन, आई हैव ऑल द राइट्स टू अपील एंड गो टू द एपेक्स कोर्ट एंड गेट इट फोर्स। My dear friends, the moment it gets converted into the constitutional right, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मेरे पास अभी मत आओ, हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, तुम चुपचाप हाई कोर्ट के पास चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट टरका सकता है, पर फंडामेंटल राइट के केस में सुप्रीम कोर्ट टरका नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू इन्फोर्स माय फंडामेंटल राइट, माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको क्या किया गया? इट हैज बीन मूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कहने का मतलब था कि पहले तुम राष्ट्रपति थे, पहले तुम दुल्हा थे, ठीक है? फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी पहले दुल्हा था, उसको नीचे करके बाराती बना दिया गया है ना? तो अब ध्यान रखना कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी में मात्र एक ही क्वेश्चन बनता है। यही एक क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल से कहां मूव किया गया है। दूसरा आर्टिकल बनता है, यहां पर वो खेल कर देगा 42वां संविधान संशोधन। आप नशा में एकदम मताए रहते हैं, 42वां सब चीज 42वां में चेंज किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को भी क्या तड़ाक से टिक मारे नेगेटिव चला गया। तीसरा क्वेश्चन ही नहीं बनता है, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तुमको अमृत कलश घोट के दे रहे हैं, अगर इस पे भी गलत करोगे तो तुम सल्फास खाना, फिर बोलोगे कि आप बोलते हैं सल्फास को बढ़ावा देते हैं, तो तुम्हारे ऐसे कैंडिडेट को सल्फास ही खिलाना पड़ेगा। ऐसे चित्कार मार मार के छाती पीट पीट के बोल रहे हैं कि यही 2 क्वेश्चन बनता है, फिर भी गलत करके आओगे, हम लिख के दे रहे हैं, फिर भी गलत करोगे। ध्यान रखो, कहीं भी चिपका दो अपने टेबल के सामने कि 44वां संविधान संशोधन। चाट रहे हैं ना तुमको, हम भी बहुत चट रहे हैं, भयंकर चट रहे हैं, ये सब चीज बता के तुमको, ठीक है? ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। चवन्नी भर का क्वेश्चन है, कायदे से तो हमको इसको नहीं लेना चाहिए, पर चलो तुम लोग को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो, अभी आपको बोले कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट होता है, जैसे मेरा फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट हुआ, हम कहां सीधे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई बोला कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते, अरे चल जाओ, तो हाई कोर्ट क्यों चले जाओगे भाई? जब सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट क्यों चले जाएंगे? देखो, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे तुम जाओगे? तो तुम बोलोगे कि सर हम आर्टिकल नंबर 32 के तहत रीट दायर कर रहे हैं। रीट मतलब हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि इसको इन्फोर्स कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन्फोर्स कर सकता है, हाई कोर्ट भी डायरेक्ट इन्फोर्स कर सकता है। पर अगर हाई कोर्ट में अगर तुम सरकार के खिलाफ हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगी, तो ऐसा हम खेल क्यों खेलेंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत उसको करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत रीट जुरिस्डिक्शन यूज करता है और आपका फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बॉम्बे। देखो, हेबस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी। अगर तुम थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह पे ये सब देखते हो या सिनेमा देखते हो, तो जज साहब बोलते हैं कि सशरीर उपस्थित होइए, समझते हो? अगला बार में डीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं उपस्थित होंगे, सशरीर उपस्थित होंगे, टू हैव द बॉडी। इसका मतलब होता है कि आप एकदम शरीर के साथ उपस्थित होइए, टू हैव द बॉडी। मैंडमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये काम करो, जो हम बोल रहे हैं ना यही काम करो, तुम गलत कर रहे हो, वी कमांड इशू कर देगा। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको आप फॉलो करेंगे। अब
क्यूओ वारंटो है। क्यूओ वारंटो का मतलब होता है टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी। अगर मानते हैं कि अभी जो कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास लंबा लंबा बात करता है, एकदम राम जी का प्रवचन करता है, एकदम चाचा चाची मस्त हो जाए, क्या बोलता है, कुमार विश्वास का बड़ा भाई है। अभी आपको यहाँ पर मोतिहारी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, वहाँ का इसका वाइस चांसलर बना है, और भाई पर प्लेजरिज्म का केस बहुत भयंकर है, कट कॉपी पेस्ट मारा है, और अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना हुआ है। कि वो वारंटो इशू होगा 2 मिनट के अंदर टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन कंसर्न। यहाँ पर अगर कोई पर्सन उस पद पर है तो आप उसके लीगलिटी को चैलेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्यूओ वारंटो। ये तीनों लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और हमने अपने वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, आप जाकर लक्ष्मीकांत को एक बार पलट के देख लोगे, चवन्नी भर का सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो, जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसको लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन विल रिक्वायर द रेटिफिकेशन द स्टेट टू गेट अमेंडेड। देखो, इसका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर हो जाएगा। देखो, जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर को इंक्रोच तुम करोगे, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट को इंक्रोच करोगे, वहां उसका रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो जीएसटी का कानून पार किया गया, जो जीएसटी के कानून में सेंटर के कुछ टैक्स को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, स्टेट भी टैक्स देता था, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट लेता था, तो स्टेट के भी टैक्स को मिक्स करके एक जीएसटी बनाया गया। तो थ्रू द जीएसटी यू आर इंक्रोचिंग अपॉन व्हाट, यू आर इंक्रोचिंग अपॉन द डोमेन ऑफ द स्टेट। द मोमेंट यू आर इंक्रोचिंग अपॉन द डोमेन ऑफ द स्टेट, यू नीड द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। यहां पर अपना संविधान क्या हो जाता है, यहां पर अपना संविधान रिजिड हो जाता है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पर संविधान को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, जहां पर आप स्टेट को इंक्रोच करने की कोशिश करेंगे, संविधान वहां पर रिजिड हो जाएगा। संविधान कैसे रिजिड होगा, बोलेगा कि केवल पार्लियामेंट से काम नहीं चलेगा, स्टेट का रेटिफिकेशन कराओ, 50% ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन कराओ। अगर 20 स्टेट है तो कम से कम तुमको 10 स्टेट सहमति देगा, तब ये कानून को तुम पारित कर सकते हो। तो संविधान यहां पर रिजिड हो गया। जीएसटी के केस में तुम स्टेट के टैक्स को सब्ज्यूम कर रहे थे, जैसे कि वैट टैक्स को सब्ज्यूम कर रहे थे, ऑक्ट्रॉय टैक्स को तुम सब्ज्यूम कर रहे थे, तो यहां पर संविधान क्या हो गया, रिजिड हो गया। तो अगर फंडामेंटल राइट को चेंज करना है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, फटाक से चेंज कर दिया, उसमें स्टेट कहां से इन्वॉल्व है, हम लोग सब तो इंडियन सिटीजन हैं, तो स्टेट का स्पेसिफिक राइट को कहां पे इसमें इंक्रोच किया जा रहा है। कन्फर्मेंट ऑफ द मोर पावर टू द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, तो सुप्रीम है ना, तो आप उसको चेंज कर रहा, इट इज नॉट एन इंक्रोचमेंट अपॉन द डोमेन ऑफ द स्टेट, इसको आप कर सकते हैं। पर राष्ट्रपति के कैसे फेडरल स्ट्रक्चर आ जा रहा है, अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना। प्रेसिडेंट को चुनाव करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, उसको एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर होते हैं, एक तरफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और एक तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हमने कहा कि अब राष्ट्रपति की नियुक्ति में एमएलए वोट नहीं करेंगे। एमएलए किससे रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है। तो आपने क्या कर दिया, 2 मिनट के अंदर आपने स्टेट को 2 मिनट के अंदर आपने स्टेट के पावर को इंक्रोच कर दिया। इट मींस यू आर टिंकरिंग, यू आर प्लेइंग विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल विल बिकम रिजिड। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर रिजिड हुआ। इसका मतलब संविधान तुरंत कहेगा कि तुम राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज को चेंज कर सकते हो बजाबते। यू नीड द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, 50% रेटिफिकेशन की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 2 होता है, एक तो लोकसभा का भी सांसद होता है, एक राज्यसभा के भी सांसद होता है। तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट करता है, ध्यान से रखोगे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट करेगा। नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में ही, लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर बनते थे एंग्लो इंडियंस, उनको तो अब खत्म ही कर दिया गया है। तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट कर सकता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, 238। 2 मिनट के अंदर सल्फास चाट लो, 250 हो सकता है। 238 अभी हैं और 12 जो है ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, है ना, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट करेगा, पीटी उषा नहीं वोट कर सकती हैं, राकेश सिन्हा नहीं वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसी तरह से अगर आप बिहार के केस में देखोगे तो बिहार में क्या है, एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं। पर हर राज्य में एमएलसी है क्या, हर राज्य में एमएलसी नहीं है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, पर हर राज्य में थोड़ी है। झारखंड में कहां है, नहीं है। मध्य प्रदेश में कहां है, नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एमएलसी वोट नहीं करेगा। क्यों नहीं एमएलसी वोट करेगा, 2-3 कारण है, पर एक मुख्य कारण है कि सब राज्य में नहीं है। सिक्किम में कहां है, असम में कहां है। तो इन राज्यों को आप इंफीरियर नहीं घोषित कर सकते हैं, इंफीरियर नहीं दिखा सकते हैं। कुछ राज्यों को आप ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर तो चुनाव उन्हीं राज्यों में होगा, उन्हीं राज्य में जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं अपना प्रचार प्रसार करेंगे।
एमएलए वोट कर सकते हैं, एमएलसी वोट नहीं करेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड वाले वोट नहीं करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि हम रोहित हैं, अब हम बोलेंगे कि हम सीधे विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीधे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेंगे। हम कैसे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट चुनाव लड़ सकते हैं? देखो यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ी लड़ेगा। जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं इसमें 50 आदमी इस इलेक्टोरल कॉलेज के आपको पहले क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे कि हाँ रोहित भाई राष्ट्रपति के लिए फिट कैंडिडेट हैं। 50 प्रपोजर होना चाहिए और 50 सेकेंडर होना चाहिए। ये जो प्रपोजल है इसको सेकंड करने के लिए आपको होना चाहिए। तो अब बताओ इतना विधायक और सांसद हम कहाँ से लेकर आएंगे? इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में ऐरा गैरा नथु खैरा वोट जाकर नॉमिनेशन नहीं कर देता है ना, उसकी एक गरिमा है। 50 प्रपोजर होगा और 50 सेकेंडर होगा, वही आदमी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है राष्ट्रपति का चुनाव का। अब मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है, हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हो गया, तो जब गड़बड़ी हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में, या फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राष्ट्रपति, हमको लगता है कि गड़बड़ी हुआ वोटिंग काउंट में। जब गड़बड़ी हुआ तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम बिहार के हैं, जैसे मीरा कुमार बिहार की हैं, तो हम बिहार के हाईकोर्ट में जाकर अपील कर देंगे कि देखो भाई मेरा गड़बड़ी हो गया। अगर खत्म आदमी ऐसा तुम सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कानून पास किया गया है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट, कब का है? 1952 का है। इसके तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ही उसका सोल आर्बिट्रेटर है, सीधा सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। पर हमको लगता है कि नहीं, मीरा कुमार जीत रही थी, द्रौपदी मुर्मू हार रही थी, गलती हुआ है, तो क्या हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल हम अपील नहीं कर सकते हैं, कंसर्न्ड पार्टी कर सकता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं, चूंकि वो उसके वोटर रहे हैं, वो कर सकते हैं, कैंडिडेट कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप देखो ना, चुनाव होता है तो व्हीप इशू हो जाता है, पार्टी इशू कर देती है व्हीप, कहती है कि आप एक्स कैंडिडेट को वोट करिएगा, वाई कैंडिडेट को वोट मत करिएगा। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करना है, हमने व्हिप इशू कर दिया। पर यार ये इस व्हिप का कोई मतलब हुआ क्या? इस व्हिप का कोई मतलब नहीं हुआ है, ये नल एंड वाइड है, बस नाम का व्हिप है। क्यों? राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। जब सीक्रेट बैलेट के थ्रू है, तुम कहे कि एक्स आदमी को वोट करना, अब सीक्रेट बैलेट के थ्रू है, हम वाई आदमी को वोट कर दे, तुमको क्या ही पता चलेगा? तो व्हिप नाम का इशू होता है, व्हिप का कोई मतलब नहीं होता है। हमको लगता है कि इससे हम लोग सारा चीज को कवर करने की कोशिश कर चुके हैं। देखो 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन का हमको कायदे से डिस्कस नहीं करना चाहिए, पर हम डिस्कस कर दे रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में। इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पर जाना और लिखना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे टाइप करोगे और लिखना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बीपीएससी कंसेप्ट वाला, तो एक मेरा ही वीडियो आ जाएगा 40-45 मिनट का, और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। और उसी से इस बार भी जो क्वेश्चन आपका आया था उसी से आया था, आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है? क्या है? कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द 3 tier स्ट्रक्चर एट द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, पहला राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था को लाता है उस राज्य का नाम है राजस्थान। अगर हमको सही से याद है तो 1959 में लेकर आता है। जिला कौन होता है? नागौर जिला लेकर आता है। राजस्थान के बाद कौन राज्य इंट्रोड्यूस करता है पंचायती राज व्यवस्था? उसका नाम है आंध्र प्रदेश। अब ध्यान से देखो, 1957 में एक कमेटी बनती है, उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1977 में एक और कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी। 1985 में एक कमेटी बनती है जो कि प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे हैं, उनका नाम है जीवीके राव कमेटी, जो कि एकदम कचड़ा कमेटी है, क्या कहता है भगवान ही जानता है। 1986 में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसका नाम है लक्ष्मी एलएम सिंघवी कमेटी, जो अभिषेक मनु सिंघवी के फादर हैं, उनके अंदर कमेटी बनती है, बहुत बड़े वकील हैं, एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी, अब देखो तो इसमें क्या क्या होता है। अब 1957 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनता है, बोलता है कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना चाहिए। विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए? मतलब पंचायत लेवल पे कौन उसको हीड करना चाहिए? मुखिया जी। ब्लॉक लेवल पे आपको पता है कि बीडीओ बनता है, तो ब्लॉक लेवल पे कौन हीड करना चाहिए? ब्लॉक लेवल पे आपको पता होगा कि पंचायत समिति बनती है और पंचायत समिति जो लोग हैं प्रमुख को चुनता है। और जिला लेवल पे क्या होना चाहिए? जिला परिषद अध्यक्ष होना चाहिए, जिला परिषद अध्यक्ष होना चाहिए। फिर अशोक मेहता जो कमेटी बनता है, अशोक मेहता कमेटी क्या कहता है कि अशोक मेहता कमेटी बोलता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए वो डबल 2 tier स्ट्रक्चर होना चाहिए। कहता है कि जिला लेवल पे तो ठीक है कि जिला परिषद अध्यक्ष होगा, पर
ये जो आप पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे तुम देखोगे ना कि 10 गांव को मिलाकर एक ब्लॉक या 20 गांव को मिलाकर एक ब्लॉक क्रिएट किया गया है। ये बोलते हैं कि टॉप पर जिला रहेगा और बीच नंबर पे 40-50 गांव मिलाकर एक मंडल बना देना, है ना। और उस मंडल का एक मंडल अध्यक्ष होगा और मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दो ही स्ट्रक्चर बनेगा। ये 2 टियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जीवीके राव कमेटी क्या बात करता है भगवान ही जानता है, क्या बात करता है, कुछ भी बात नहीं करता, नॉनसेंस बात करता है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, पूछता भी नहीं है। 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी कहता है कि ये व्यवस्था बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको लीगलाइज करना पड़ेगा, इसको कुछ पावर देना पड़ेगा, इसको संविधान के थ्रू इसको पावर करना पड़ेगा, लीगलाइज करना पड़ेगा। और यहीं से आप देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। और यहीं से अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया या 73वां या 74वां संविधान संशोधन पास किया गया, द करेक्ट आंसर इज एलएम सिंघवी कमेटी। तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आप देखोगे कि एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शहर के लिए लाया जाता है जो कि वार्ड की बात करता है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गांव के लिए लिया जाता है जो कि ग्राम सभा की बात करता है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये बताओ कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। बेसिक यूनिट क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज द ग्राम सभा। क्यों इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है? क्यों इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ग्राम सभा कहा जाता है? ग्राम सभा को क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ द पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है? इस ग्राम सभा में कौन इसके मेंबर्स होते हैं? गांव के विलेजर्स मेंबर होते हैं। यह इसलिए बेसिक यूनिट है मेरे बंधु क्योंकि विलेजर्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम सभा। और मुखिया जी वगैरह तो चेंज होंगे, आज 5 साल में एक्स हैं, 5 साल बाद वाई मुखिया जी होंगे, 5 साल बाद जेड मुखिया जी होंगे, पर जो गांव के लोग हैं ये थोड़ी बदलेंगे। दे आर द फंडामेंटल यूनिट, दे आर द परमानेंट यूनिट, दे आर द बेसिक यूनिट। हेंस द ग्राम सभा इज द बेसिक यूनिट अंडर पंचायती राज व्यवस्था। अगर पूछेगा एग्जाम में तो इसी को टिक करना। 73वां संविधान संशोधन जो है ये कब लागू हुआ? 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? 1993 में इंप्लीमेंट किया गया। क्या बिहार ने इसको इंप्लीमेंट किया? बिल्कुल इंप्लीमेंट किया। कब इंप्लीमेंट किया? 24 अप्रैल 1973 को, 1993 को बिहार इंप्लीमेंट करता है। 73वां संविधान संशोधन किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? इट इज इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने आर्टिकल हैं इसके तहत? 16 आर्टिकल हैं। किस शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। कितने सब्जेक्ट 73वां संविधान संशोधन को दिए गए हैं? राज्य की सरकार, बिहार राज्य की सरकार 29 सब्जेक्ट दी है। जैसे कि जो ग्राम सभा है वह क्या कर सकता है? आप पर पानी पर टैक्स लगा सकता है। ग्राम सभा और क्या कर सकता है? हाउसिंग प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा सकता है। इस तरह से 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर ग्राम सभा कानून बना सकता है। इन सब चीजों पर ये पावर कौन डिवॉल्व किया है? राज्य की सरकार। जो बिहार पंचायती राज व्यवस्था एक्ट है उसी के तहत इसको डिजॉल्व की है। अब 2-3 देखो बात डिटेल वहां पर पढ़ लेना, पर यहाँ पे 2-3 चीज तुमको बता देते हैं। उसी तरह से 74वां संविधान संशोधन में क्या है? इट इज इन द पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वार्ड से रिलेटेड है। अब देखो इसको अच्छा चुनाव कौन कराता है? अच्छा इसको डिस्कस करते हैं। 243D क्या है? 243D कहता है कि जिस तरह से ST और SC के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीट, लोकसभा और विधानसभा में सीट रिजर्व होते हैं, उसी तरह से पंचायत में भी रिजर्व करने पड़ेंगे। और इसमें महिलाओं को भी आरक्षण की प्रावधान है। 243E कहता है कि कितने साल का इनका टेन्योर होगा? 5 साल का होगा। बाकी उस वीडियो में जाकर देख लेना, बहुत डिटेल बताए हैं। 243F क्या कहता है कि चुनाव लड़ने के लिए कितने साल की अवधि होनी चाहिए? 21 ईयर्स। आपके एग्जाम में पूछता है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल उम्र पर्याप्त है। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? अगर आप सोचते हैं कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है तो गलत कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी चुनाव कराता है। बिहार विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? MLA का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, भारत सरकार कराता है। पार्लियामेंट का भारत सरकार, प्रेसिडेंट का भारत सरकार, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन, ये सारे इलेक्शन कमीशन कराते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका करता है? पंचायती राज सिस्टम का स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। और कुछ क्वेश्चन बचा? 8 में चलो देखते हैं, 8 में कुछ है। 8 और 9 दोनों ले लेते हैं ना।
तो 8 में तो अभी तुमको बताया यार, 8 में कलकत्ता हो जाएगा। इसके जाकर वीडियो देख लेना, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक डॉक्ट्रिन और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर किस संविधान में मेंशन है? संविधान के किसी भी धारा में मेंशन नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कब आता है? केशवानंद भारती केस में आता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, आप संविधान को चेंज कर सकते हैं, पर संविधान की जो मूल भावना है, संविधान की जो मूल ढांचा है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने उसको चेंज करा, हम उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। इसका मतलब कि संविधान को चेंज करने का अधिकार है, बजाते विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गजब का जजमेंट था, और यही जो जजमेंट है अभी भी अपने संविधान का आत्मा बना बचाए रखे हुए है। नहीं तो ये मोदी जी का भक्त तुम बनो या राहुल गांधी का भक्त बनो, जो भी सरकार रहेगा वो पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगा, सिटीजन को कीड़ा मकोड़ा समझने की कोशिश करेगा। ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इस देश की आत्मा और जमहूरियत को बचाए रखे हुए है, देश के आईन को बचाए रखे हुए है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहीं मेंशन नहीं है। क्या आपको डॉटेड लिस्ट दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का? बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या टाइम टू टाइम करते रहता है, और उसी व्याख्या के तहत हम लोग को पता चलता है। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी बिल्कुल पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो जमहूरियत खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो तीनों इसका करेक्ट आंसर है। मोर देन वन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 देखो, अरेंज द फॉलोइंग, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। देखो, कह रहा है कि इसमें कौन जो है 10वां में कि शंकरी प्रसाद केस, गोलखनाथ केस, मिनर्वा मिल केस और केशवानंद भारती केस। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखो होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। एक होता है 1951 में एक जजमेंट आती है जिसको आप शंकरी प्रसाद केस कहते हो। 1967 में एक केस आता है जिसको आप गोलखनाथ केस कहते हो। 1973 में लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है जिसको तुम केशवानंद भारती केस बोलते हो। और 1980 में मिनर्वा मिल केस है जो अभी हम लोग डिस्कस कर देंगे। देखो 1951 में शंकरी प्रसाद वर्मा केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है इसको दोनों पावर है। मतलब एक तरफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है, नया कानून को पास कर सकता है, कोई एक्ट को पास कर सकता है। दूसरी बात, जो हमारा संविधान के बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है। इसका मतलब द पार्लियामेंट हैज द ड्यूअल पावर। इट कैन फ्रेम अ न्यू लॉ, यस इट कैन फ्रेम अ न्यू लॉ। कैन इट चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वह राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है जो कि संविधान निर्माताओं ने दिया था 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में? हाँ, पार्लियामेंट को नया कानून बनाने का भी पावर है और संविधान को चेंज करने का भी पावर है। तो कहता है कि दोनों पावर है। देखो इसका क्रिटिसिज्म यह है कि 1951 में बहुत स्टालवार्ट लीड कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे हैं। जिस आदमी का जिसके सामने नासिर और टिट्टो माथा पटकता है, जो उस समय नया नया देश है और नैम की बात करता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे पूरा देश दीवाना हो रखा है। भले आप नेहरू को जितना गाली देना है दे लो, पर उस समय तो उसकी दीवानगी थी नेहरू की। तो एक कैरिस्मेटिक लीडर थे। जब नेहरू कैरिस्मेटिक लीडर थे तो सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं थी कि इतने पावरफुल और मास लीडर के खिलाफ वो मोर्चा उठा सके। अभी भी आप देखते हो जुडिशियरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि जब भी सरकार कमजोर रहेगी, आप देखो कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय वह क्या था, कोलिशन गवर्नमेंट था। ये जो सुप्रीम कोर्ट का इतना नौटंकी हो रहा था, आप बताओ, ये बोलता है कि 2G स्पेक्ट्रम हो गया। अरे अभी तुम 2G स्पेक्ट्रम में सबको बरी कर दिए, अभी ए राजा वगैरह सब तो बरी है। कोल ब्लॉक को तुमने कैंसिल कर दिया जुडिशियल ओवररीच के तहत। कोल ब्लॉक में अब तुम वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोल ब्लॉक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अरे यार, जब तुम कोल ब्लॉक को किए तो हम लोग तो पावर प्लांट इंजीनियर रहे, हम लोग तो जानते हैं। तुमने कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया। जैसे तुम रद्द किए तो एक पावर प्लांट को बनाने में जानते हो कितना खर्चा आता है? 10,000 करोड़ रुपया एनटीपीसी के पावर प्लांट को आता है। ये 10,000 करोड़ का एक दिन का सूद जानते हो कितना होता है इंटरेस्ट? इसका 25-25 लाख रुपया एक दिन का सूद है। अगर तुमने कोल ब्लॉक को खत्म आदमी तुम रद्द कर दिए, आप उसको रेगुलेट करते, तुम रद्द क्यों कर दिए? तुम जैसे उसको रद्द किए ये सारे पावर प्लांट बंद हो गए। ये 25-25 लाख रुपया एक दिन का सूद है, उसका इंटरेस्ट है। अब ये जब पैसा का वो डिफॉल्ट करना लगेगा, जब क्योंकि उसका पावर प्लांट बंद हो गया, जब वो डिफॉल्ट करने लगेगा तो जो देश का जो एनपीए का प्रॉब्लम है उसके पीछे सबसे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को क्या एक्सपर्टीज है पावर प्लांट में, क्या एक्सपर्टीज है उसको कोल ब्लॉक में? अगर यही मोदी जी की सरकार होती तो इनकी औकात नहीं है कि ऐसा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। यही सुप्रीम कोर्ट का
क्रिटिसिज्म है। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर सरकार कमजोर है, सुप्रीम कोर्ट हावी रहेगा। लोग अभी जस्टिस चंद्रचूड़ का महिमा मंडन करता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ इतना पावरफुल सरकार है, इतनी ताकत वाली सरकार है, इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है कि इतना आसान नहीं है। पेपर पर अच्छा लगता है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। अरे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होता तो ये जो नजीर है, आज जो ऐसे नजीर है, आज मलाई चाट रहे हैं कि नहीं, गवर्नर बने कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाजपा बनाती है, कांग्रेस भी उतना ही बदमाश है, वो तो और बदमाश है, वो भी बनाता है। एज ए सिटीजन हम लोग को बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि भाजपा है कि कांग्रेस है, वो तो ठीक है, पर एकदम जहां पर अपना राइट की बात है वहां तो क्लियर रहे। नजीर को बना दिया। अभी आप देखो रंजन गोगोई को मलाई दे दिया कि नहीं, कांग्रेस तो और ज्यादा मलाई देता हो तो वो क्या बात करेगा, वो तो ऑलरेडी गया हुआ है। तो रंजन गोगोई को भी दे दिया। आपको पता है क्यों ऐसा दिया जा रहा है? अब आप कभी सोचिए कि क्या मोदी जी को रंजन गोगोई ही मिला था? क्यों? आप देखो, जैसे नजीर को ये दिए, जैसे रंजन गोगोई को दिए, जैसे अशोक मिश्रा जो है, अरुण मिश्रा जो नाम है, उसको एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाते हैं। वो क्या कहता है कि मोदी जी एक्ट लोकली, थिंक्स ग्लोबली। आपको पता है क्यों देते हैं? क्या बेनिफिट है? ऑलरेडी लोग 65 साल तक तो मलाई चाट चुका है, अब क्यों इन लोग को दिया जा रहा है? देखो, कोई भी सरकार रहेगा वह इंस्टीट्यूशन को कमजोर करेगा। याद रखना, ये प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, कांग्रेस भी बराबर करता है। आरजेडी फारजेडी सब तो और गार्बेज है, ये सब तो और गए गुजरे हैं जो लोकल पार्टीज हैं। हम लोग को एकदम तटस्थ रहना है। इंस्टीट्यूशन को कमजोर करता है। इंस्टीट्यूशन क्या है? अभी भी अगर आप किसी से लड़ाई हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं? आई विल टेक यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब आप जब रंजन गोगोई को आप बना देते हैं, राज्यसभा का मलाई दे देते हैं, इसका मतलब अब जनता का जो सुप्रीम कोर्ट रूपी इंस्टीट्यूशन है उस पे से उसका विश्वास उठ जाता है। बोलता है कि सब बिके हुए हैं, ये गवर्नमेंट बिकी हुई है, ये इंस्टीट्यूशंस बिके हुए हैं। जैसे इन इंस्टीट्यूशंस को आप कमजोर करते हैं, जैसे जनता का इन इंस्टीट्यूशन से आस्था हटता है, तो जो मास लीडर है उसके प्रति उसका आस्था बढ़ता है। जो भी मास लीडर रहेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके प्रति उसका आस्था बढ़ेगा। क्योंकि पहले अगर इसके प्रति कम आस्था था तो बोलता कि हमारा जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस निर्णय देगा। क्या आप लोग बोले क्या वो निर्णय देगा? वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर के सामने चरणबद्ध है, चरण वंदना कर रहा है। कोई भी सरकार रहेगी वो क्या कहती है कि इन इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करो। वो सीबीआई को कमजोर करेगा, ईडी को कमजोर करेगा, जुडिशरी को कमजोर करेगा, क्योंकि जनता का उस पर से आस्था खत्म तोड़ेगा। जैसे उसका आस्था टूटेगा तो मास लीडर की तरफ आस्था चला जाएगा। तो याद रखना कि कोई भी सरकार हो, अगर इंस्टीट्यूशन कमजोर कर गया तो दिस डेमोक्रेसी इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉलवर्ट लीडर्स। द डेमोक्रेसी, जो बेडरॉक ऑफ दिस डेमोक्रेसी, इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। जब ये इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाएंगे ना तो डेमोक्रेसी क्रम्बल कर जाएगा। देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। सैलून में आप महिलाएं नहीं जा सकती हैं, सैलून को बंद करा रहा है, ब्यूटी पार्लर को बंद करा रहा है। ऐसा मुल्क में रहने से क्या फायदा? घुटन से मर जाएगा आदमी। इंस्टीट्यूशन को जब भी कोई भी सरकार कमजोर करे, आप तटस्थ रहिए। आप मोदी भक्त हो या राहुल बाबा के भक्त हो, इट इज इमैटेरियल। हम लोग तो न्यूट्रल टाइप के आदमी हैं, है ना। जो भी ऐसे भी किसी पार्टी का वकालत मत करो यार, इंडिविजुअल का वकालत करो, है ना। अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा है तो उसको वोट करो। क्या पार्टी पे रखा हुआ है, क्या जात में रखा हुआ है, जात रोटी दे देगा, क्या धर्म में रखा हुआ है, कुछ दे देगा। ठीक है, चलो हम लोग डिविएट कर गए। तो शंकरी प्रसाद केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 में रखना। 1967 में एक गोलखनाथ केस आता है। गोलखनाथ केस में कहता है कि पार्लियामेंट संविधान को अमेंड नहीं कर सकता है। तो भाई जब तुम संविधान को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जब तुम संविधान को अमेंड नहीं कर सकते हो, तो संविधान तुम्हारा लिविंग डॉक्यूमेंट रहा क्या? संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं रह पाया। जब हम संविधान को अमेंड नहीं कर सकते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब समाज क्या है? समाज परिवर्तनशील है। तब समाज की जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से हम अपने संविधान को अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसमें लचीलापन जो था उसको खत्म कर दिया गया। कहा कि पार्लियामेंट नया कानून बना सकता है पर संविधान को चेंज नहीं कर सकता है। जैसे संविधान को तुम चेंज नहीं कर पाओगे, संविधान एक डेड डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत ही बैकवर्ड माइंडेड था। पर सुप्रीम कोर्ट को इतनी हिम्मत कैसे हो गई? आप देखो कि 1967 के समय अब एक पार्टी की सरकार खत्म हो रही है, कांग्रेस की जो प्रचंड बहुमत थी वो खत्म हो रहा है। पंडित नेहरू देश के जो आभा है उससे उनका डिमाइस हो चुका है। अब रीजनल पार्टीज का उदय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना पावर को असर्ट कर रहा है। 1967 में एक बहुत बड़े जज हुए, के सुब्बा राव। इनका जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। के सुब्बा राव एक जजमेंट देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे रहा है
कि गे मैरिज जो है, या फिर आज से बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट आधार जो है आप यूज नहीं कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भेजने में, भरने में। तो आज से ये चीज वैलिड है, आज से भविष्य के लिए वैलिड है। आज के जो डेट है इसके पीछे में अगर कानून ये था कि आधार वैलिड है, तो इसके पीछे वाला में कानून में आप उसका इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते हो, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हो। मतलब आज से भविष्य में आप आधार को मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं। आज के पहले जो मैंडेटरी था वो वैलिड है, वो सही है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो उस समय के कानून के हिसाब से था। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कहता है कि आज से जब हमने जजमेंट दिया, आज से भविष्य के लिए वैलिड हो गया, बैक डेट के लिए वैलिड नहीं है। इसको कहते हो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। Any decision will have effect or impact in the future and will not carry any the retrospective effect। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग गोलकनाथ केस में दिया गया है। 1973 एक लैंडमार्क जजमेंट है। 1973 में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा तबीयत खराब है तो बियर करना। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंद भारती केस आता है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। 1980 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा मिल केस आ जाता है। मिनर्वा मिल केस में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट रीअसर्ट कर देता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को कि हाँ तुम संविधान को चेंज कर सकते हो, हाँ तुम्हें दोनों पावर है, संविधान को अमेंड भी कर सकते हो, नया कानून भी पारित कर सकते हो, बजाबते की यू आर वेल विद इन द एम्बिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। हमको देखो भाई कहा गया है कि 2 वीडियो बनाइएगा, एक क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाइएगा, शायद ये यहाँ तक यूट्यूब पर ही लोग ले जाएंगे। 10 के बाद वाला जो रहेगा वो जो पेड स्टूडेंट है उनको भी ऐसा नहीं लगे कि हमको चीट कर दिया है, तो उनके लिए पोर्टल पर जाएगा 10 के बाद वाला। तो आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।